राइट। तो क्या वो नायब कोर्ट मजिस्ट्रेट से उसकी कृपा मांग रहा होता है, इसके रहनुमा कर दो, राइट। सो दिस इज रॉन्ग थिंग, वो सालों से चली आ रही है और हम उसको गलत सीख रहे हैं। दिस एक्यूरेट वर्ड इन अरेबिक इज, अब लिखिए रूनुमाई, रा पे बड़े ऊ की मात्रा, नुमाई ना पे छोटे ऊ की मात्रा, रूनुमाई लिखिए इसको। और रू माने बॉडी, रू माने बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और नुमाई माने टू बी प्रोड्यूस्ड। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को रूनुमाई कहते हैं। क्या है हैबियस कॉर्पस? कॉर्पस माने द बॉडी, हैबियस माने टू बी प्रोड्यूस्ड। तो आज के बाद जो भी नायब कोर्ट कहता मिले उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट दैट दिस वर्ड इज रूनुमाई। कोर्ट के सामने मुलजिम को बाशरीर पेश किया जाएगा, तब मजिस्ट्रेट का टाइटल है उसका 14 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का रिमांड देने के। ठीक है, आजकल ये काम किससे हो रहा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। लेकिन क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो वो है वहां भी रूह तो रहती है, उसकी बॉडी तो रहती है, राइट। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़े बड़े जो शब्द हैं। तो संस्कृत में कहा गया वाक, पाण, पाद, गुदा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक बोलना, वाक पाण, पाण हाथ, पाद पैर, ठीक है, और यूरिन और एनस का जो है गुदा और उपस्थ, ये क्या है? कर्मेंद्रियां हैं 5। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, रसना, त्वचा। श्रोत्र माने देखना, सुनना, नेत्र माने देखना है, और घ्राण माने नाक, सूंघना, रसना जीभ मजे लेती है, खट्टे का मीठे का है, और त्वचा, गरम पतीले पे हाथ लग जाए तो तुरंत सेंस जाता है और एकदम माइंड अटैक करके आज्ञा देता है, और हाथ पीछे खींच। बोलने में बहुत देर लग गई, ये सेकंड्स के भी फ्रैक्शन में ये काम हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगा मेरे भाई हाथ लगाया और मैंने हाथ अलग उठा लिया, चूंकि पतीला गर्म था। ये 5 चीजों से जो चीजें परसीव की जा सकती हैं, कौन सी? ज्ञानेंद्रियों से। ये लिखा सेंसेस, उन्हीं का केवल जिक्र है। वैसे अगर देखा जाए तो वो कह रहे नहीं जी, मैंने पैर लगा के देखा था, वो गोल सा कोई ऑब्जेक्ट था। अब बताइए यहां कर्मेंद्रिय काम कर रही है या ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है? ज्ञान माने नॉलेज का सेंस काम कर रहा है या काम करने वाला सेंस काम कर रहा है? हाँ बोलिए, क्या कहना? नॉलेज, हाँ ठीक है। क्यों कि पैर पे भी त्वचा लगी हुई है, उसने उसको टटोल के बताया कि इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको मिक्स कर देते, राइट। स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, करेक्ट। सेकंड है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, राइट। तो जो अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद सेमी कॉन्शियस में हो जाता है, कैन दैट पर्सन बी कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट? तो यहां फर्क है थोड़ा सा। अगर कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस की हालत यह है कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है किसी को, तो इट अमाउंट्स टू कॉन्शियसनेस। इसके भी अलग अलग हुआ है। तो ये चीजें हैं। अब इसलिए हम इसमें से इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं। कायदे में जिसने इलस्ट्रेशन समझ लीजिए, फैक्ट की डेफिनेशन वो समझ गया, ठीक है। There are certain objects arranged in a certain order, in a certain place, is a fact. मॉल में जाते हैं, कितनी लाइटें, कितना वो चीजें एक साथ अरेंज कर दी जाती हैं, तो दिखती तो हमें 20 चीज हैं, तो हम कहेंगे 20 चीज ये फैक्ट हो गए, 20 फैक्ट हो गए। वो 20 फैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो अरेंज है तो एक फैक्ट भी वो हो सकता है, ध्यान रखिए। That a man heard or saw something is a fact, ये तो बहुत आसान है, राइट, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट। कभी कभी आप बहुत गलत सुन जाते हो, क्या वो कुछ रहा होता है, आप सुनते कुछ हो, राइट।
और मोबाइल हाथ में हो तो आती हुई मेट्रो ट्रेन नहीं दिखाई देती या वंदे मातरम एक्सप्रेस नहीं दिखाई देती, चढ़ जाती हो, लेकिन यू आर लुकिंग एट as well as you are hearing the sound also, but you are not acting it. तो ये जो inadvertence of the mind है वो यहां कवर नहीं की गई है। यहां कहा गया a man who says that he saw it and he heard it, he must be specific. However he may be wrong in his hearing or in his grasping, he may be wrong, but he must specifically say that with conviction, say that I heard it and I saw it, right? ये दूसरे उसका मतलब है। चीजें इतनी सरल नहीं है जितने सरल तरीके से, जितने आसान तरीके से यहां लिखी गई है। थर्ड है that a man said certain words is a fact, राइट? एक्सीडेंट हुआ, सड़क पे था, बेचारा बोल पा रहा था, बोला मेरा नाम ये है, मैं वहां रहता हूँ और ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को कह देना और बैंक में मेरे जाके कह देना कि वो जो मेरा सारा मनी है वो मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए, एंड ही डाइड, right? So these words uttered by an injured to a passerby is a fact which is relevant and admissible, correct? That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. ये mental state के बारे में है पूरा क्लॉज, राइट? एक आदमी इसमें वर्ड आता है बीच में, uses a particular word in a particular sense. वो एक ने दूसरे से कहा कि भाई साहब मैं फा को ना फा ही बोलता हूँ। उसने कहा इसमें नई बात क्या है, सभी फा को फा बोलते हैं। कहता नहीं, फा को मैं फा बोलता हूँ। उसने कहा तो तू सिर क्यों खा रहा, सभी लोग फा को फा बोलते हैं। कहता आप समझे नहीं। Now it is clear, ना? This is a fact. In this specific condition that some person has some, वो होता है कि जीभ के नीचे एक टिश्यू जुड़ा रह जाता है बच्चे का, तो उसमें उसके जो कई वर्ड्स होते हैं, वो अटरेंस जो होती हैं वो दूसरे तरीके की उसमें निकलती हैं। तो इस चीज को भी आपको स्पेसिफिक प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फा को फा ही बोलता है, व्हाट ही मेंट बाय दिस, एंड इट इज अ फैक्ट। क्लियर? दैट ए मैन हैज ए सर्टेन रेपुटेशन इज ए फैक्ट, करेक्ट? लेकिन ध्यान रहे, इसमें लाइन लॉ पे है, इस पे देख लेना, कर्नाटक हाईकोर्ट का पिछले दिनों फैसला आया। वो एक महिला ने कंप्लेंट लिखाई थी, वो क्या होता है पैराफिन खरीदने के लिए, वो पैराफिन का उसने पूरा पैसा ले लिया और जो उसकी डिलीवरी थी वो आधी थी और उसके बाद वो मुकर गया कहने से, तो शी लॉज्ड एन एफआईआर। तो उसने बेल के लिए अप्लाई किया, तो बेल में इस लेडी की तरफ से जो एडवोकेट खड़े हुए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब इस आदमी की जो रेपुटेशन है, आप गूगल व्यूज पे, गूगल व्यूज आते हैं कि नहीं, गूगल व्यूज पे देखिए, ये स्टेटेड सो मेनी पर्सन, कर्नाटक हाईकोर्ट डिस्कार्डेड दैट गूगल के जो रिव्यूज हैं वो पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, दिस इज मियर एन ओपिनियन, वो कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका क्या मतलब है कि ए मैन हैज ए सर्टेन रेपुटेशन इज ए फैक्ट, राइट? तो देखिए क्लॉज 1 में जब उसने कहा एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्ट्स, लिख लीजिए, रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्ट्स परसीव्ड बाय सेंसेस, रेफर्स टू क्लॉज 1 रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्ट्स परसीव्ड बाय सेंसेस, और इस पर इलस्ट्रेशन ए, बी एंड सी, 3 इलस्ट्रेशन एक्सटर्नल फैक्ट्स के ऊपर दी गई है। This is how you will read this section. इस प्रकार 10 the facts are either physical और psychological, 2 तरीके के फैक्ट्स हो गए। स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, रेपुटेशन की बात करता है, तो फैक्ट्स जो हैं वो फिजिकल हो गए और साइकोलॉजिकल हो गए। साइकोलॉजिकल के लिए इलस्ट्रेशन डी एंड ई है, देख लीजिए।
बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं, आगे की कहते हैं कि सन फलाने के अंदर, एक बार तो कह दिया सन 2000 में दुनिया खत्म हो जाएगी, अब उन्होंने उसको बढ़ा के कह दिया कि 2040 में खत्म हो जाएगी। इज इट ए फैक्ट? व्हाई? It is anticipated. Forecast. हाँ, तो इसका सुन लीजिए, बात ठीक जा रहे हैं आप लोग। Those who have answered have rightly given answer. Facts and events which have neither occurred in past nor are occurring in present but are likely to occur in future do not fall within the definition of a fact. Right? ये एक बहुत प्यारा जजमेंट मुझे इसमें मिला, इसमें अगर आप चाहें तो लिख लें। 1998 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4534 राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है, जो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। अभी भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे ये क्या क्या वो टीवी पे आता है कि इसमें कुछ पैसा उसमें लगा दीजिए, क्या क्या होती है वो इसकी स्कीम जो होती है, सही है, म्यूचुअल फंड, ये सब भविष्य में होने वाले फैक्ट्स हैं, राइट। और उसमें अगर हमारे साथ कोई धोखा होता है तो वहां आपको ये चीज इतनी आसान, आज पूरी जो दुनिया है वो भविष्य के उस पर चल रही है, फ्यूचर के उसके ऊपर चल रही है। भाई आप म्यूचुअल फंड लीजिए, आप फलाना लीजिए, उसका बढ़ के इतना हो जाएगा, मैं बिल्डर हूं, फलाने साल में आपको मैं आपका मकान दे दूंगा। व्हाट द हेल, सोसाइटी में हो क्या रहा है? तो अभी बड़ा भारी क्वेश्चन होगा विच यू हैव टू आंसर एज ए लॉयर और एज ए जज जब बनेंगे, कि व्हाई दिस फ्यूचर पॉइंट्स, फ्यूचर थिंग टू हैपन हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट इन एविडेंस एक्ट। ये देखेंगे आप आगे जाकर के, जो क्या कहते हैं उनको एंटिसिपेशंस कहते हैं, असेसमेंट्स कहते हैं, जो वो जो दलाल होते हैं वो लगाते हैं सारी बातों का। ये इस पर तो बड़े बड़े केस वहां चल रहे हैं, बने हुए हैं। सेबी के, सेबी में जो फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें ये केस बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेलेवेंट। The one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of facts. इस एक्ट में जो रेलेवेंसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके मद्देनजर, अंडर दैट इफ वन फैक्ट इज रिलेटेड टू अनदर and is allowed by any of the section in the chapter of relevancy, then it is a relevant fact. ये definition इन्होंने दी है। हमने पूछा कि गधा क्या होता है, तो आपने आंसर दिया गधा घोड़ा नहीं होता, गधा कुत्ता नहीं होता, गधा हाथी नहीं होता, गधा, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूजन आर्गुमेंट है। आखिर में कोई तो चीज बचेगी जिसको हम कह सकेंगे कि ये गधा। सिमिलरली रेलेवेंट की जो डेफिनेशन है वो पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं दी गई है, बारिंग डेफिनेशन दी गई है, कर्टेलिंग डेफिनेशन दी गई है कि अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से उस तरह से नहीं जुड़ा हुआ है, नॉट रिलेटेड टू द अदर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 to 56, then it is not covered, it is not relevant, and if it is so connected then it is relevant. ये डेफिनेशन दी गई है, राइट। अब देखिए कल जो बात चल रही थी कि क्या लॉर्ड जेम्स वाकई पागल हो गए थे। जब आप उसमें चलते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो ABCD के हिसाब से चलेंगे। अब देखिए फैक्ट पढ़ा रहे थे, फैक्ट के बाद इन्होंने रेलेवेंट की डेफिनेशन रख दी, जबकि आर बहुत बाद में आएगा। सी द थिंग। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? फैक्ट इन इशू। अगेन यू हैव कम टू द अल्फाबेटिकल। दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। और अभी हमको ये भी निकालना है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड दिस काइंड ऑफ ब्रेकिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड व्हाई द डेफिनेशन ऑफ द रेलेवेंट हैज बीन गिवन प्रायर टू फैक्ट इन इशू, करेक्ट। नाउ आई एम रीडिंग
लिख लीजिए, द वर्ड रेलेवेंट, इन्वर्टेड कॉमास में, द वर्ड रेलेवेंट इज यूज्ड इन दिस एक्ट विद टू डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, बहुत डिस्टिंक्टिव मीनिंग्स है। ए एज एडमिसिबल एंड बी एज कनेक्टेड। यहां इंटरप्रिटेशन देने वालों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने, जूरिस्ट ने ये डेफिनेशन की कि ये जो रेलेवेंसी का टोटल चैप्टर है ये दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। वन इज एडमिसिबिलिटी एंड सेकंड इज कनेक्टिविटी, राइट? So they say in interpretation, whatever is not relevant is to be excluded by the tribunals. It is the pious duty, most pious duty and most responsible duty of the tribunals to exclude the irrelevant things. Now they again say, evidence may be rejected as irrelevant for one or two reasons. You may note down. First है that the connection between the principal and evidentiary facts, connection between the principal and evidentiary fact, एक principal fact बीच में है, उसके लिए हम जो evidence ला रहे हैं उसको evidentiary fact, is too remote and conjectural, तो उसको हम irrelevant कह के reject कर देंगे। और सेकेंड ग्राउंड है दैट इट इज एक्सक्लूडेड बाय द स्टेट ऑफ द प्लीडिंग्स और सुपरफ्लुअस द एडमिशन बाय द अपोजिट पार्टी। जब एक चीज अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर ली है तो इसको आपको दोबारा से उसको रेलेवेंट बनाने की जरूरत नहीं है, और या किसी अपोजिट पार्टी ने अपनी प्लीडिंग के अंदर ही किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को एक्सक्लूड कर दिया, सो यू नीड नॉट प्रूव इट, यू नीड नॉट टेक इट एज ए रेलेवेंट फ्रॉम योर साइड। अब इसमें कई चीजें, कई थ्योरी इस रेलेवेंट वर्ड से निकलती है, ठीक है? एक वर्ड आता है कि जब रेलेवेंसी है कनेक्टिविटी के ऊपर और एडमिसिबिलिटी के ऊपर, तो ये पार्टिसिपेस क्रिमिनस कौन होता है? शर्मा जी अभी मेरे से एक फैक्ट डिस्कस कर रहे थे, मैं उसको बोलता हूं। ए और बी आपस में दोस्त हैं, बात करते हैं। बी का साला है, ब्रदर इन लॉ है सी। एक दिन बी ने अपने साले सी को कहा कि डी की टांगें तोड़ा, राइट? ये टांग तोड़ने वाले उन्होंने हायर किए, ये पकड़े गए, इन्होंने डिस्क्लोजर किया। डिस्क्लोजर पर वो बी जीजा जी के पास, उस सी साले के पास पहुंच गए। साले ने कहा मैं तो जीजा जी के कहने पे किया था, बी के पास पहुंच गए, बी का ए के पास पहुंच गए। आगे इनकी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन मैंने इस फैक्ट को यहीं तक कंसाइन किया। नाउ इसमें बेसिक क्वेश्चन ये है कि वेदर ए बी एंड सी आर पार्टिसिपेंट्स क्रिमिनल्स, आर दे पार्टिसिपेंट इन द क्राइम? ठीक है? तो ये रेलेवेंट जो वर्ड है वो इसका आंसर देने के लिए अच्छे जूरिस्ट ने इसके बारे में लिखा है। लेट मी रीड इट, और उसमें से जो रेलेवेंट पोर्शन होगा वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होगा। अभी कुछ पीछे से आवाजें आई कि नहीं वो पार्टिसिपेंट्स क्रिमिनल्स नहीं है, राइट? कुछ आवाजें आई कि पार्टिसिपेंट्स क्रिमिनल्स हैं। ये क्या प्रोसेस हुआ दिमाग में? तो हमारा माइंड दो तरीके की रिएक्शन देता है किसी बात पे। एक इन्फ्रेंशियल रिएक्शन है, इंडक्शन, और एक डिडक्शन, राइट? इंडक्शन पे हम निकालते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं किसी चीज को, और दूसरे डिडक्शन के अंदर हम जो है उसको डिटेक्ट कर देते हैं। इस पे माइंड एकदम से ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये बात होती है और आप उसका आंसर देते हैं, राइट? तो थोड़ा सा एक लॉयर को बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं दे देना चाहिए, he has to think। और आपके पास तो सबसे बड़ा हथियार है, जो वकील कह रहा है ये बताओ उसमें क्या होना, कहना पहले फीस ला, इसी में टाइम मिल जाएगा वकील को सोने का, वो फीस का इंतजाम करने जाएगा, यार देगा कि नहीं देगा, राइट? कि भाई जब पैसे आ जाएंगे तो दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो बताऊंगा कि क्या होगा केस के अंदर, राइट?
तो ये पार्टिसिपेस क्रिमिनल्स का जो क्वेश्चन है, ये डॉक्ट्रिन का नाम लिख लें आपको, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। हाउ यू डिटरमिन द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेस क्रिमिनल्स, राइट? CRIMINIS। हाउ टू ड्रॉ द इन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेस क्रिमिनल्स। तो एक केस इसमें दिया, उसके फैक्ट्स दिए हैं। ब्राइड बर्निंग केस, मदर इन लॉ एंड her husband, that is father-in-law, were accused of murdering wife in matrimonial home, and the possibility of the presence of the husband at the time of occurrence was not ruled out, as no one else was present in the house. देखिएगा, सास ससुर पे केस चल रहा है। अब यहां पार्टिसिपेस क्रिमिनल्स की थ्योरी में वो कोर्ट कह रही है प्रेजेंस ऑफ द हस्बैंड इज नॉट रूल्ड आउट। लैंग्वेज नेगेटिवली कोच है। अगर मैं ये कहूं हस्बैंड वाज प्रेजेंट, ये पॉजिटिव असर्शन है। पॉसिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड बीइंग प्रेजेंट इज नॉट रूल्ड आउट, और इसके लिए उन्होंने आगे क्या आर्गुमेंट दिया वो देखिए। On the facts and circumstances, it was impossible for the mother-in-law alone to commit the crime. उसकी हालत, उसकी एज, उसकी बीमारियां देखते हुए कोर्ट ने ये कहा। The conduct of the husband was also unnatural and inculpatory. It was inferred that the husband was participant criminal and was convicted. Right? लिख लीजिए, सरोजनी वर्सेस स्टेट ऑफ MP, 1993, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1648, 1648 पेज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। बहुत खूबसूरत इस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर। हाउ टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्रिमिनल्स। कोई गवाह नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हस्बैंड का अननेचुरल कंडक्ट ये था कि वो था कहां भाई, तो इस बीच में he could not explain his whereabouts at the time this crime was committed. Then how the court drew the inference that he is participant criminal on these accounts. तो कभी फुर्सत लगे तो आपके पास तो अब ये मनुपात्रा भी है, लाइव लॉ भी है, सब है, ठीक है। हम लोगों को तो पहले लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, इसको निकाल लीजिए जजमेंट को, राइट? और उसमें सारा का नहीं। अच्छा, थोड़ा सा एक बात मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हेड नोट पढ़ने से बचें। Beware of all the lawyers sitting up to the last. हेड नोट से जजमेंट को पढ़ना बंद कर दें। कभी कभी होता है हमारे हक में होता है, और वही पोर्शन दिखा रहा हूं जैसा ये तो बेल मिलनी चाहिए, देखो ये लिखा है इसके अंदर, पता चला अंदर कुछ और ही लिख रहा। क्यों? कि उन हेड नोट को लिखने वाले भी हमारे जैसे उम्दा बेवकूफ हो सके, तो हमें वो काम नहीं करना है। तो आप रेलेवेंसी पर चले जाएंगे। एक लॉयर को जजमेंट पढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगती, वो समझ जाता है कि किस पैरा में जाकर के इशू ये बन गया, तो किस पैरा में जाकर के कोर्ट ने इसका आंसर दिया। करेक्ट? अब आइए दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल, जो ये मैं पढ़ा रहा हूं उस लिहाज से जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट्स क्रिमिनल्स का हो गया। अभी और तरीके की भी फैक्ट्स आपको दे सकते हैं जहां आदमी मौजूद ही नहीं है और उसका नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट किया, तो इसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन्स में और स्पेशल प्रिंसिपल लेट डाउन किए। अब आइए प्रूफ ऑफ ड्रंकननेस। ये सबसे सुंदर विषय है, घरेलू स्त्रियों के लिए बर्बादी का विषय है, पुरुषों के लिए बड़ा आनंददायक विषय है। आज तो वैसे मैंने देखा था एक ठेके पे हमारी कॉलेज की लड़कियां ही ज्यादा लगी हुई थी, तो आई क्लैप सिटी का वो कार का ड्राइवर पूछने लगा, जी क्यों ताली बजा रहा हूँ? मैं एक फैक्ट के लिए ताली बजा रहा हूँ कि कल तक यहाँ वो खड़े रहते थे, आज लाइन में खड़ी हुई थी वो सबके साथ। उतना क्या वजह थी पता नहीं, उसका ब्रांड नहीं आया था या क्या बात थी, बहुत अच्छी भीड़ थी। अब आइए प्रूफ ऑफ ड्रंकननेस पर, रेलेवेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वी आर डिस्कसिंग द रेलेवेंट प्रूफ ऑफ ड्रंकननेस। ब्लड और यूरिन टेस्ट इज नॉट ए मस्ट फॉर प्रूविंग द चार्ज ऑफ ड्रंकननेस। बहुत ज्यादा बारीक दिमाग से चलने वाला लॉयर ये कहेगा कि यदि यूरिन टेस्ट करा लो या वो करा लो। ध्यान रखना, सगे भाई की यानी मेरा कजिन ब्रदर की बात बताता हूं, ही वाज इन पुलिस, दिल्ली पुलिस।
और वो कैसे मारा गया, और इस मुझे एएसआई ने सिखाया। स्टिल वो मेरा गुरु है, मैं आज तक कर रहा हूँ। केस का है, केस मेरे अपने घर का है, कोई मैं पराई बात नहीं कर रहा। उस समय मैं पोस्ट पर था, सारी बात थी। मैंने पोस्टमार्टम के डॉक्टर को कहा भाई इसका बिसरा, बिसरा क्या चीज होती है? बिसरा हैं? नहीं, पेट से जो खा रखा निकालते उसको बिसरा। हाँ हैं? क्या हाँ, इसको आगे समझ लो। बिसरा में 3 चीजें होती हैं, इस इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी। इन तीनों को प्रिजर्व किया जाता है टू नो वेदर देयर इज ऑब्नॉक्शियस सर्कमस्टांस और सम पॉइजन इन देयर और नॉट, राइट। वो मेरा कजिन ब्रदर मरा शराब पी के ही था। क्यों? इधर डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था, जब उसका वो कराने के लिए गए सीटी स्कैन, मुझसे कहा था कि इसने जज साहब ये इसने हेलमेट पहन रखा था कि नहीं पहन रखा। मुझे कुछ फैक्ट्स नहीं पता थे, मैं तो अस्पताल में पहुंचा था। अब मैं चुप, मैं क्या जवाब दूं डॉक्टर को कि इसने हेलमेट पहन रखा था? कहता है इतने टुकड़े हुए हैं सिर के कि मुझे तो लग रहा है इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, क्रैक्स हैं इतने ज्यादा। तो सारी बात हो गई। आईओ जो है लोकल थाने से आ गया जहां मुकदमा दर्ज हुआ था, ये उसको इतला दे दी कि फलाना फलाना जो मरीज भर्ती था उसकी डेथ हो गई कोमा में रहने के बाद। तो आईओ वहां से आ गया, ही वाज एन एएसआई। अब मैं वहां इंसिस्ट कर रहा हूं कि मुझे ये शक हुआ, वो फेमस बहुत था और बड़े यानी जॉइंट सीपी लेवल, पता नहीं उसका क्या वो था, इंटेलिजेंट थी या क्या थी, वो सब उसको प्यार करते थे। लिहाजा एक पूरा वर्ग जो है उसके खिलाफ पुलिस महकमे में था। और वो उसने ये बात मुझे एक आध दफे बताई थी कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये लोग तंग करते हैं। सॉरी। उस लिहाज से मैंने क्या किया, मैंने कहा डॉक्टर से कि इसका पोस्टमार्टम कीजिए और आप इसकी ये बिसरा प्रिजर्व कर लीजिए, तीनों चीज। आईओ एसआई ने मेरा ऐसे हाथ दबाया और मुझे ड्रैग करता हुआ बाहर ले गया। कहता है गुरुजी मैं इसे एक्सीडेंट का केस बना रहा हूं, इसके कम से कम 30-40 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा इसकी उम्र को, इसकी तनख्वाह को देखते हुए। आप इसे मत फंसाओ बिसरा के चक्कर में। इन्होंने पी हुई थी और पी हुई दारू बिसरा में 6 महीने तक डिटेक्ट हो जाती है। रिमेंबर इट, लिख लेना इस बात। जब तक स्टूल डिस्चार्ज नहीं होगा, जो लिकर है, एल्कोहल है, वो बिसरा के अंदर रहेगा। तो उसने मुझसे कहा कि उन्होंने स्टूल तो डिस्चार्ज किया नहीं जब से ये ट्रॉमा सेंटर में आए हैं। तो मैं कह रहा हूं इसको मत करो। अब मैंने सोचा यार एक आदमी तो चला ही गया, अब उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, वो सब सोच रहे हैं और ये बात ठीक कह रहा है कि इसके असेसमेंट को देखते हुए और उसकी लेंथ ऑफ लाइफ को देखते हुए इतने का मल्टीप्लायर लगेगा और इतना मुआवजा बन जाएगा। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं कि एक सीलमपुर का एसएचओ भी मेरा गुरु रहा, उसने बहुत बातें सिखाई। वो कैसे कि जी बड़े से बड़ा वकील आ जाओ थाने में जिसके साथ कोई वारदात हो गई है, सपोज एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, क्या कहेगा जाके, अजी आया बिना देखे मेरे ठोक दिया। जनरली ये लैंग्वेज बोलते। कोई मुद्दई को मैंने आज तक थाने में एक्सीडेंट के केस में ये बोलते हुए नहीं सुना कि वो लापरवाही और गफलत से चलाता हुआ लाया और मेरी गाड़ी में या मेरे टक्कर मार दी। नोबडी सेज। तो कहता सर जी अगर हम रिश्वत लेके नंबर 2 के काम करते हैं ना तो हम भले का भी काम करते हैं, हमारा बैलेंस हो जाता है। इन वर्ड्स को हम सप्लाई करते हैं क्योंकि इसके बिना, कल मैंने क्या बताया था, एनी राइट और लाइबिलिटी इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। Right or liability is dependent upon certain facts. Certain facts are commanded or spoken to you by the substantive law. Substantive law of negligence क्या कहता है? There must be a negligent act. Gross negligence. हाँ, negligent act resulting into damages. Then the damage will be determined. ये बात कहता है। तो ये पुलिस वाले सप्लाई करते हैं कि वो गफलत लापरवाही से चलाता हुआ लाया और लाल बत्ती को जंप करता हुआ लाया और मेरे टक्कर मार दी, इससे मेरा नुकसान हुआ। ठीक। तो यहां वेद का वाक्य हमारा पड़ा विचार
तो उनके पास हर इलाके में 3 चीजें सेट होती हैं, हर पुलिस थाना क्षेत्र में। एक मुखबरी का पॉइंट सेट होता है, मुखबरी वहीं मिलेगा, 20 फाइलें देख लेना, ठीक है। दूसरा उनका जो रीडिंग पॉइंट है, अरेस्टिंग पॉइंट है, वो हर थाने में एक ही मिलेगा कि मुखबिर ने बताया कि वहां दारू की पार्टी चल रही है, वो दारू की पार्टी उसी जगह चलेगी, बीच में FIR कर, राइट। और तीसरा उनके पास कुछ टूल्स होते हैं जो वो प्लांट करते हैं। ये हिट एंड रन के केस में जब उसने देखा कि उसके बच्चे नहीं है, वो सब नहीं है, तो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने ऐतराज उठाया, मैंने कहा ये बात तो नहीं बन रही है। मेरा गुरुजी आदमी गया मर, इसके बच्चों को MACT में मुआवजा मिल जाएगा, ये बात है, इसलिए कह रहा। देन विदाउट एनीथिंग मैंने उसके ऊपर लिख दिया लेट इट बी सेंट टू द ट्रायल। क्यों कि MACT का जो लॉ है वो बड़ा लचीला लॉ है, इलास्टिक, और IPC बड़ा सख्त लॉ है। तो वो क्या करते हैं कि जहां ब्लाइंड FIR भी होती है कि नहीं मिल पाया ड्राइवर या एक्सीडेंट करने वाला, वो कोई 1.5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब MACT में गवाही होती है तो वकील एक आई विटनेस खड़ा कर देते हैं और वो एक्सेप्टेबल। मैं आपको सैकड़ों फैसले दिखाता हूं इसमें, ठीक है। तो रेलेवेंसी में और पार्टिसिपेटनेस में, आप ड्रंकनेस में देखिए तो ड्रंकनेस में सबसे बड़ा जो बुद्धिमान होगा कहे कि इसका यूरिन टेस्ट कराओ, इसका ब्लड टेस्ट कराओ, वाकई ब्लड टेस्ट में यूरिन टेस्ट में अल्कोहल आ जाता, नो डाउट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। आप जो अच्छी शराब पीता हो या सप्ताह में एक बार पीता हो, वो बताओ फिर क्या क्या वो होगा, बोलो खड़े होकर, शर्माने की क्या बात, फिर कैसे कैसे पकड़ोगे कि वो ये ड्रंक किया हुआ है। यूरिन टेस्ट अवेलेबल नहीं है, ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं है, और हो भी तो कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लॉ कहता है। ड्रंकनेस कैन अदरवाइज बी प्रूव्ड। नंबर 1 ब्रेथ, एनीवन बोलिए, है लैंग्वेज से सर, चलिए मान लिया, ठीक है, हाँ लैंग्वेज से मान लिया, बॉडी मूवमेंट से, ठीक है। चार्ज ऑफ ड्रंकनेस विच इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड स्मेलिंग ऑफ एल्कोहल, एज माय फ्रेंड सेड, अनस्टेडी गेट, GAIT गेट, राइट, इधर से उधर जा रहा है, अपनी बहन आई होगी तो बड़ी सावधानी से करने की कोशिश करेगा, फिर भी हिलेगा इधर से उधर, ठीक है। अनस्टेडी गेट, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, पुतलियां आंखों की उनको डाइल्यूट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा है। और अक्सर MLC में जहां यूरिन टेस्ट और वो नहीं करते, डॉक्टर लिख देते हैं डायलेट प्यूपिल्स, अनेबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, तो उससे ही हम लगा लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एल्कोहल कितना उसके शरीर में है और उसका कितना इफेक्ट है उसके ऊपर, राइट। आगे कहता है कोर्ट, डायलेशन ऑफ पीपल्स, इनकोहेरेंट स्पीच, जो उन्होंने कहा शब्द ठीक नहीं निकल पाते, जिसकी लिमिट से ज्यादा है शब्द ठीक नहीं, इनकोहेरेंट स्पीच वुड ऑल बी रेलेवेंट कंसिडरेशंस। ये बड़ा फेमस केस है, जॉर्ज कुट्टी, GEORGE, जॉर्ज कुट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1663, केरला हाई कोर्ट का है, which has further been referred to in many cases by the judgment given by the Honorable Supreme Court, right? कुछ चीजें हमारी इतनी पाइवटल हैं, कुछ हाई कोर्ट ने इतनी पाइवटल चीजें हमारे लिए लिखी हैं कि जो आज भी रेलेवेंट है उन्हीं पे। फॉर एग्जाम्पल कालू ओघड़ का केस, मेरा ख्याल IPC और एविडेंस एक्ट के सब पहलुओं पे बोलता है, और आज भी उसको अभी कोर्ट किया गया, वो पार्लियामेंट वाले अटैक वाले केस में आज भी उसको कोर्ट किया गया। एक जुडिशियल कमिश्नर्स गोवा की रूलिंग है, हाई कोर्ट के जजों वहां नहीं बैठता था, जुडिशियल कमिश्नर्स की बेंच बैठती थी मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से, उनकी एक रूलिंग है 97 CRPC पर सर्च वारंट, वो आज भी अमर जजमेंट है, वो आज भी कोर्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के कई उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो मैं चीजें दे रहा हूं,
ये बड़ी अलग से जिसमें लिखी गई है, ऐसे तो ढेरों निकाल करके आप भी सर्च कर लो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके अंदर मुझे लगा कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, राइट। अब मैंने कल भी आपको बताया था, आई एम ऑलवेज ऑब्जेक्टिव इन माई अप्रोच, सो लॉन्ग एज आई एम डिस्कसिंग द मैटर विद यू, आई एम ऑलवेज ऑब्जेक्टिव इन माई अप्रोच। मुझे अपनी विद्वता नहीं दिखानी, मुझे ये दिखाना है कि सामने जो मेरे बैठा है वो कितना ग्रस्त कर पा रहा है इस चीज, कितना इस चीज को ले पा रहा है। तो ये वो जजमेंट्स मैंने निकाले, व्हाई आई कुड गो ओनली अप टू सेक्शन 24 बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर मैं वो पंगे वाले जजमेंट निकाल लेता, वो बात फिर डाइवर्ट हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि रेलेवेंसी में पार्टिसिपेंट क्रिमिनल थ्योरी का क्या योगदान है, क्या क्या योग है, या ड्रंकननेस को कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना, शायद रेलेवेंट को डिस्कस करते वक्त ये दो ही इशू जूरिस्ट के सामने थे जो उन्होंने उठाए, बाकी तो रेलेवेंसी आपको रोज जितना आपका केस आगे उस फैक्ट के हिसाब से आपको रेलेवेंट और एडमिसिबल इन मैच में डिसाइड करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस इट फर्दर, राइट। नाउ द डेफिनेशन इज फैक्ट इन इशू। शर्मा जी आप टाइम का ध्यान रखना, कितने हैं? अभी बहुत तो सर। हाँ, मेरे मतलब टाइम का ध्यान रखना, मैं इसलिए घड़ी लेके नहीं बैठता। और ये इस कदर आपको एक्सप्लेनेशन देके और आपका मैं पार्टिसिपेशन ले रहा हूं कि इस कमरे से जब आप बाहर निकले तो आज जितना पढ़ा, कल जब आप लोग चले गए थे शाम में, तो मैं शर्मा जी डिस्कस कर रहे थे कि इस एक्ट की सबसे बड़ी एक बदनाम बात है कि जब बैठ करके सुनते रहेंगे तो लगा बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया, और यहाँ से बाहर जाते जो है वो भूला जाता है। जबकि आईपीसी के संग ऐसा नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के संग ऐसा नहीं है। अभी मैं कहूंगा कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कौन से सेक्शन में दी हुई है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के, आप में से बहुत से होंगे बता देंगे व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है कि नहीं, तो ये आप बता देंगे। लेकिन ये एविडेंस एक्ट एक ऐसी चीज है, चूंकि ये हमारे डे टू डे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए भूला जाता है हमेशा। इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं कि जितना मैं करा पाऊंगा उसमें होगा, तो उसमें आपके माइंड में खुद एक इनिशिएटिव आ जाएगा, हाउ टू रीड दिस एक्ट अलॉन्ग विद रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, करेक्ट। फैक्ट इन इशू अगेन इन इन्वर्टेड कॉमास, सेक्शन 3 जिनके पास है निकाल सकते हैं। वो कहते हैं द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। क्या मतलब हुआ मीन्स एंड इंक्लूड्स का? इंक्लूसिव, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, राइट। और भी चीजें हो सकती हैं जो फैक्ट इन इशू होंगे, ठीक है। एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. समझ लीजिए, कल हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, we have adopted the adversary system, particularly in criminal law. Every offense is supposed to be committed against the state and society. And victim is mere a witness, right? State will put allegations and the accused will defend it, right? अब वो कह रहा है कि स्टेट ने एलिगेशन लगाया कोर्ट के सामने कि इसने चोरी की और ये चोरी की चीज बरामद हुई है, और फला फला आदमी थे, उन्होंने देखा इसको चुराते हुए, और सीसीटीवी कैमरा में भी इसकी पीठ की तरफ से फोटो आ रही है जिसमें ये चीज को ले जा रहा है। ये स्टेट ने एलिगेशन किया, ठीक है। अब मुलजिम बोला मैं पूरे गांव को बुला लाता हूं जिन्होंने मुझे चोरी करते हुए नहीं देखा। ये आपको हंसी आ जाएगी, बट दिस इज ऑल्सो सिस्टम प्रेवलेंट इन दिस वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड, हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या बना था? हाँ, ये रिपब्लिकन सिस्टम है, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अब एक भजन सुनाता हूं तुमको, ठीक है कि नहीं, और उसको पूरा घटाऊंगा इसके ऊपर। व्हाट इज दैट? लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग टू हिज मदर, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। एलिगेशन वाज कि तूने मक्खन चुराया है। हो गया प्रोसिक्यूशन एलिगेशन है, चार्ज डिनाइड, मैं नहीं माखन खाया।
यही तो करते हो आप रोज, राइट? मैं बालक बयन को छोटो छींको कई विधवाएं। छींका समझते हैं आप? पहले एक मटकी में वो उस पर लटका देते थे छत के ऊपर, उसमें मक्खन वगैरह कीमती चीजें रख देते ताकि बिल्ली बिल्ली आकर के उसको खाया ना जाए। या दलील क्या दी जा रही है? मैं बालक बयन को छोटो छींको किस विधवाएं। अरे मेरी तो छोटी छोटी बाह है माँ और छींका इतनी दूर है, तो मैं कैसे चला जाऊंगा? इनएबिलिटी अंडर द लॉ। प्ली कौन सी है? इनएबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। मेरा हाथ पहुंच ही नहीं सकता वहां, ये इम्पॉसिबिलिटी की प्ली, राइट? मैं बालक बयन को छोटो छींको किस विधवाएं। ये बात की एक लाइन बीच में रह गई, ठीक है? उसमें ये है कि वो तूने दही लकुटी कमरिया जंगल मोए पठायो, प्ली ऑफ एलिबारी, कि तूने ही तो मेरे को वो लकड़ी और वो चने की तो पोटली दी थी, मैं जानवरों को लेके जंगल चला गया, तो वेयर आई वाज देयर टू कमिट द थेफ्ट, प्ली ऑफ एलिबारी, राइट? और आगे क्या बोली थी लाइन? हाँ, नाउ डिफेंस बाय ए प्रोबेबिलिटी। ग्वाल बाल सब बैठ पड़े थे, बरबस मुख लिपटाए। ग्वाल वाल ये जिद पे पड़ गए थे कि भाई खा ले खा ले खा ले, इन्होंने मेरे जबरदस्ती जो है मेरे मुंह पे लगा दिया, इनोसेंसी, राइट? और आखिर में सरेंडर। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाया, निजारा मैच चलाने वाला, धर अपना ये सामान, ये वो कर दिया। दिस इज टोटल सिस्टम विच हैज बीन क्रिएटेड लॉन्ग बैक, हमारे यहां चलता रहा। उसमें ये रिपब्लिकन सिस्टम था कि मैं 10 लोगों को बुलाता हूं, 100 लोगों को बुलाता हूं जिन्होंने मुझे चोरी करते नहीं देखा। रिमेंबर, दिस सिस्टम हैज नॉट बीन एडॉप्टेड बाय अस, and particularly in the common law from where we have inherited this our own system. हमने एडवर्सरी सिस्टम लिया है। इसलिए जब आप फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें सारी बातें हैं। कहता है कोई भी फैक्ट जिससे एग्जिस्टेंस होना, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होना, नेचर प्रकृति क्या है, और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की एक्सटेंट क्या है, राइट की एक्सटेंट क्या है, किस एक्सटेंट तक आपको राइट दे सकते हैं। जब एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है, इस टकराव से जो चीज पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? फैक्ट एंड इशू। ये ध्यान रखिएगा, assertion and denial resulting inferences, fact and issue has been created. Explanation. Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact issue. अब ये सीपीसी का हवाला दे रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, इसको कहते हैं सेविंग क्लॉज। सीपीसी में कोर्ट क्या करता है? आपसे दोनों पार्टियों से प्रपोज इशू मंगाता है प्लीडिंग्स पूरी होने के बाद, और जिस मुद्दे पर आपका असर्शन और डिनायल होता है उनके इश्यूज फ्रेम कर देता है। यहाँ आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि फैक्ट एंड इशू क्या है। सो देयर आर मोर देन वन फैक्ट एंड इशू फ्रेम्ड बाय द कोर्ट बेस्ड अपॉन योर प्लीडिंग्स, assertion in the pleading and denial of the same। यही तो होता है, राइट? ये फैक्ट एंड इशू है। आइए इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be in issue। ध्यान रखिएगा, हम on such and such date, time and place, right? You intentionally committed the death of this such and such person and thus rendered yourself liable under section 302 IPC। यही तो हम चार्ज लगाते हैं और इसको भी हम फैक्ट इशू मानते हैं कि ए ने बी का कत्ल किया कि नहीं किया। लेकिन इलस्ट्रेशन बताती है कि जो इसके लेजिस्लेटर्स थे उनका फैक्ट इन इशू से क्या मतलब था। इसमें बहुत से इशू निकलते हैं, वो आप देखिए इलस्ट्रेशन। At his trial, the following facts may be in issue: that A caused B's death, basic issue; that A intended to cause B's death, इसका बताऊंगा अभी क्या फर्क है। A caused the death of the B and A intended to cause the death of the B, and
third is that A had received grave and sudden provocation from B. Beautiful. अच्छा, इसे सारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि फैक्ट इन इशू एक नहीं होता, वो सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए वो कहता है ड्रंकननेस की डिफेंस लेता है, राइट? तो वो एक इशू बन गया, फैक्ट इन इशू। वेदर due to the effect of the alcohol he was in such a situation that incapable of knowing the nature of his act, or whatever he was doing was illegal. यही तो टेस्ट है इस टेस्ट में। तो ये भी फैक्ट इन इशू बन गया। और इंटेंडेड टू कॉज द डेथ, आप समझना, कल्पेबल होमिसाइड, कोई बताएगा इसकी हिंदी क्या होती है? मानव। ठीक है, मैं क्यों पूछता रहता हूं? शुरुआत में हमने तय किया था और मैंने शर्मा जी से भी आज्ञा मांगी थी कि अगर हम जिस उद्देश्य के लिए यहां बैठे हैं उसमें अगर हम नहीं सफल हो पाए तो एटलीस्ट हम बेस्ट वकील बन के उभरेंगे, और जिसमें आपकी जब चीज होगी और आपकी पीढ़ी को आपकी ही पीढ़ी से एक टकराव पैदा होगा जब आप इस तरह, क्यों वहां कुछ और पढ़ाया जा रहा है जुडिशियल एकेडमी में, यहां आप कुछ और पढ़ रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा था, सत्य सबके अलग है, पुलिस का सत्य अलग है, वकील का सत्य अलग है, जज का सत्य अलग है। ट्रूथ इज नेवर एब्सोल्यूट, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट। लिख लीजिए मेरी बात, ट्रूथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट। इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां कुछ और पढ़ाया जा रहा है, यहां हम आपको ले रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा वकालत का भी सेफ्टी करते चलें और अपने उद्देश्य की तरफ भी बढ़ते चलें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी में मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि A is accused of murder of B, how many fact in issue can be derived from this? ये क्वेश्चन आ गया, कैसे लिखो? तो इलस्ट्रेशन ही आंसर दे रही, और समझना मेरी बात को, ये 5 नंबर का सवाल वो इलस्ट्रेशन से उठा के दे देते हैं। अभी अंदर बात हो रही थी, मुझे कोई बताएगा ये SMS और व्हाट्सएप मैसेज जो आप करते हो ये एक के मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कैसे जाता है? एनीवन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जाता है, जरा जोर से बोलिए ताकि। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव, तो तुम नंबर दबा के उनको फेंकते हो इलेक्ट्रिक मैग्नेट वेव? आईपी प्रोटोकॉल होता है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करता है उसके। आईपी एड्रेस तो ये है जानने के लिए कि भाई इस मोबाइल से गया था। भैया मैं पूछ रहा हूँ जाता कैसे, ट्रेवल कैसे करता है दूसरे मोबाइल पे जाने? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत बड़ी बात कह दी आप। अरे भैया मैं यहाँ से चला तो सबको पता है कि जज साहब जो है टांगों पे चल के जा रहे हैं, सबको पता है मैं टांगों पे चल के जा रहा हूँ। ये क्या कैसे है? रेडियो वेव्स फॉरवर्ड होती है सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट से ट्रांसमिट होकर जाता है फिर हमारे पास। चलिए, जो मेरे ख्याल पुराने वकील लगते हैं, आप तो 10-15 साल के होंगे, ठीक है कि ये आंसर आया आपके इसमें से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो आपका लोकल जो खंबा होता है वो उसको रिसीव करता है, इट थ्रोज इट टू द सैटेलाइट, और सैटेलाइट से फिर वो दूसरे टावर पर जाता है, और टावर्स में जो रिसीव, हाँ इसमें मेन स्टेशन होता है जो डिवाइड करता है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ वो सैटेलाइट में होता है सर, वो सैटेलाइट में भी नहीं होता, वो इंटरमीडिएट मतलब लैंड पे भी होता है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। इट्स लाइक ब्रेन ऑफ द थिंग वेयर इट शुड गो। ठीक है, तो ध्यान रखिए सैटेलाइट दूसरे के यहाँ भेजता है और वहां से वो आपके मोबाइल पर आता है। दिस इज द प्रोसेस। अगर हम सैटेलाइट पे किसी मैसेज को इंटरसेप्ट करके रोक लें तो वो दूसरे के मोबाइल पर जिसके लिए भेजा जाना था, इंटेंडेड टू बी सेंड, वो उसके उस पर नहीं जा सकता अगर हम वो कर लेते हैं। क्लियर? बहुत छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा सब आंसर दें, सब मिल जाएंगे। ए ने बी को मैसेज भेजा कि सी का कत्ल कर दे, मैसेज कभी बी तक नहीं पहुंचा, इंटरसेप्ट कर लिया गया। What offense or what not if he has not committed? What offense A has committed? Then what offense and why? And if he has committed no offense, then why? A ने, बहुत छोटे से फैक्ट्स हैं, A ने B को मैसेज भेजा। वैसे ये एक्चुअल रूलिंग जो है वो ये है कि A ने B को चिट्ठी लिखी कि C का कत्ल कर दे। वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में इंटरसेप्ट हो गई। तो अब बताइए A ने क्या जुर्म किया?
या नहीं किया? सर उसने इंटेंशन उसका तो बन ही गया हैं? कंसर्न नहीं उसका कंसर्न तो बन गया था, इंटेंशन तो बना था ना सर। लेटर ऑन कमिट हो गया, इन्हें इंस्टिगेट किया बी को, नहीं इन्हें इंस्टिगेट किया बी को। एक ए ने मिनट, बी को नहीं नहीं, instigate किया। ऐसे आंसर मत दो, क्लियर कट। जैसे पढ़ाया गया था वैसे दो। हाँ स्टार्ट करो, इंटेंशन, प्रिपरेशन, ठीक है, फिर एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अटेम्प्ट, और फिर ऑफेंस कंप्लीट, वैसे स्टेप लगाओ। एक शर्मा जी एक मिनट, उधर से खिलाफ ओपिनियन आ रहा जरा, खिलाफ से मतलब अदर ओपिनियन। हाँ जी, कोई ऑफेंस नहीं किया मैंने कोई जुर्म नहीं किया है जी। सिंस उसका इंटेंशन था कि उसकी मदद करो, पर उसका इंटेंशन उस तक नहीं पहुंच पाया, कम्युनिकेट नहीं हुआ। कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक। But sir, हाँ the message was also not supposed to be intercepted. हाँ। To be read. क्या? वो तो सर पहले हो गया, वो पढ़ी नहीं जानी चाहिए ना चिट्ठी। अरे वो आदमी इंश्योरेंस वाला ले नहीं रहा था, सारे आतंकियों के मैसेज इंटरसेप्ट हो रहे, तुम कह रहे बड़ी नहीं जानी चाहिए थी, रख दो भैया। नहीं सर, उसने क्योंकि हमने बड़ा सिंपल फैक्ट्स बोल दिए, इसका मतलब तुम ये ले रहे हो। सर उसने जब सोच के, आज पूरे संसार में अमेरिका से लेकर के और ईरान तक इंटरसेप्टेड हो रहा है। सर उसने सोच के मैसेज कर दिया तो क्राइम तो हो गया, हैं? क्राइम तो हो गया मैसेज कर दिया। कौन सा क्राइम हो गया? मैं ये अरे आंसर ऐसे मत दो लेमैन की तरह, आंसर देना तो ऐसे आंसर दो। नंबर 1 इंटेंशन था, नंबर 2 उसकी कोई प्रिपरेशन थी या नहीं थी, हाँ बताओ बताओ। नंबर 3 उसने एक्ट या ओवर एक्ट किया कि नहीं किया, नंबर 4 उससे ज्यादा और कुछ वो कर सकता था कि नहीं कर सकता था। शर्मा जी एक मिनट, बच्चे के लिए That does not amount to that does not amount to offense हाँ। because sir actus reus sir हुआ ही नहीं है। हाँ। और मर्डर कि जब हम वो देखते हैं सेक्शन 300 देखते हैं तो उसमें जो आती है उसमें ये आती है accepted hereby accepted culpable of homicide is murder if the act is done with the intention, act is not present। ठीक है, थैंक यू। एक्टर कमीशन ऑल्सो। तो आपने, मे आई नो योर गुड नेम सरदार जी? सुखविंदर सिंह। हाँ सुखविंदर जी, आपने सबसे बढ़िया, यू आर द नियरेस्ट पर्सन, सबसे बढ़िया वर्ड बोला आपने। अब ये पुराने आदमियों को वैसे बैठना नहीं चाहिए इस महफिल के अंदर, क्योंकि नयों की बुद्धि चलती नहीं है, लेकिन फिर भी वी मस्ट पे। द वर्ड इंस्टिगेशन हैज बीन यूज्ड बाय हिम। कौन से सेक्शन में कवर है इंस्टिगेशन? 109। कंफर्म हो तो बोलो जोर से। She says in instigation is covered under section 109 abatement, right? उसने abet कर दिया, लेकिन बी के बाद तो चिट्ठी पहुंची नहीं। मैंने आपको एक बात कही और आपको साफ सुनाई दे रही है, या कोने में ले जाकर के मैंने बात कही कि आप जो है फलाना काम कर दो, ऐसे करके आग लगवा दो वहां पर, लेकिन कम्युनिकेट तो होगा ना तुम्हारा, यहाँ कम्युनिकेट नहीं हो रहा। तो ये गलती आप लोग क्यों करते हैं? ये सब के बारे में, एबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, इनके बारे में बहुत ज़्यादा न जानने वाले लोग जो हैं, अभी हम जब सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट का डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं कॉन्स्पिरेसी को लाऊंगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जो है आईपीसी में जो लिखा हुआ है वो लंगड़ी डेफिनेशन है। सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट को डिस्कस किए बिना 120 भी पूरा नहीं हो सकता। ध्यान रखें, सभी लिख लें। Conspiracy is an independent offense. Abatement is an independent offense. These two offenses have nothing to do with the other offense. और जब आप लिखते हैं, बड़े से बड़ा जज मैंने लिखते हुए देखा, you and such and such, such and such, such and in conspiracy with each other committed the murder of such and such and thus committed an offense under section 302, read with section 120, read with लगाते हैं, जैसे दफा 34 में लगाते हैं read। ध्यान रहे, तीसरी चीज लिखिए, कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट जॉइंट लायबिलिटी के सेक्शन नहीं है। तो मुझे बताइए जॉइंट लायबिलिटी के कौन कौन से सेक्शन है आईपीसी? बोलो। 149 हैं? 34 एंड 149। हाँ, दो सेक्शन है। वैसे आप लोगों ने आज घर जाकर के 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 भी पढ़ने हैं। ये सब जॉइंट लायबिलिटी के सेक्शन, लेकिन कोई धूल पड़ी रहती है, ना उसे कोई जज यूज करता, ना उसकी कोई समझ, ना वो कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने ज्यादा आए हैं। पढ़ के देखना 37, 36, 38 में तुम्हें ताज्जुब हो जाएगा। यहाँ तो है कॉमन इंटेंशन 34, वो कहता है कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड भी हो जाए, इतने हल्के लाइट एक्सप्रेशंस यूज किए गए।
34,149 केवल जॉइंट लायबिलिटी के सेक्शन है आईपीसी के अंदर। इसलिए डू नॉट कंफ्यूज दिस टू सेक्शंस विद द अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी रेड विद सो एंड सो, नो नथिंग डूइंग। अबेटमेंट का चार्ज अलग लगेगा, 120B का बिल्कुल अलग लगेगा, और जो आपने उसके बदले में जो ऑफेंस किया है एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, जो ऑफेंस किया है उसका चार्ज अलग लगेगा। ये सबसे बड़ी आप लोगों के अंदर कमी है। तो अबेटमेंट इंस्टिगेशन उसने किया चिट्ठी में या एसएमएस में कि भाई सी का कत्ल कर दे, वो कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं, लेकिन इंस्टिगेशन तो कर दिया उसने, लेटर लिख करके, एसएमएस लिख करके। तो इसलिए विद ड्यू रेस्पेक्ट ये ऑफेंस बना 109 रेड विद सेक्शन 511 आईपीसी अटेम्प्ट टू अबेटमेंट है, एंड आई एम टेलिंग इट डिसाइडेड केस ऑन दिस। और ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया किसी के, शायद यूपी के या वहां के एग्जाम में, क्योंकि ये माना जाता है कि यूपी का एग्जाम बहुत कठिन है, हमारे दिल्ली के लेवल से बहुत ज्यादा हुआ है। उसका वाकई जो क्वालिफाई करता है यूपी में वो वाकई वर्थ प्रेजिंग कैंडिडेट है, राइट। और ऐसे छोटे छोटे उससे घूम जाती है बुद्धि, बिल्कुल कम्युनिकेशन पहुंच गया। और अबेटमेंट को यदि मैंने मान लिया होता, समझ लिया होता कि ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, तो हर इंडिपेंडेंट ऑफेंस का अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है कि नहीं। जैसे कुछ अटेम्प्ट उसी ऑफेंस में दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं? 4 तरह के हैं। भाई सेक्शंस बोल दो यार, इतना लंबा क्यों लिया? 121, 307, 308 हाँ। और 511। 511 तो अटेम्प्ट है, Attempt है ये। 307, 308 बहुत जनरल ऑफेंस है जिनमें अटेम्प्ट अपना दे रखा है, राइट। कभी समय मिला तो डिस्कस करेंगे क्या 307 के अलावा भी अटेम्प्ट हो सकता है, 511 का भी 511 हो सकता है, कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बड़ी भारी बात है, ये सिलेबस से बाहर जाएंगे, आप समझ के बात को। इसलिए इन चीजों को ध्यान रख के चलना है, कुछ चीजों की क्लैरिटी रखनी है, और ये एविडेंस एक्ट में हर जगह आपको इससे कन्फ्रंट होना पड़ेगा। अगर आप रेड विद मानते रहोगे, इनको जॉइंट लायबिलिटी का सेक्शन मानते रहोगे, जो आपकी गलत मान्यता है, तो रिजल्ट कुछ और जाएगा। और जहां आपने सोच लिया कि 120 भी और ये अबेटमेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफेंस हैविंग नथिंग टू डू विद अदर ऑफेंसेस, तब आप इसका जवाब देंगे कि ए ने 311, 511 रेड विद, 109, 107 व्हाटएवर इज द सिचुएशन, ये ऑफेंस उसने किया, राइट। तो आपको भी हमने बताया फैक्ट इन इशू में ए कॉज बीज डेथ, ए इंटेंडेड टू कॉज द डेथ। आप समझिएगा वो क्यों लिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन में लिखने वाला लॉर्ड स्टीफेंस क्यों लिख रहा है इसको। मेरी गाड़ी के आगे एक आ गया, मर गया, वो भी तो मरा, ठीक। और एक मैंने चाकू लेकर के मारा, राइट। जब चाकू मार रहा था तो वो आदमी की जगह वहां तकिया था, तकिए में चाकू घुस गया है। और वो फिल्मों में दिखाते हैं उसी वक्त लाइट जल जाती है, पुलिस वहां खड़ी होती है और उसे पकड़ लेते हैं, यही तो सीने आते हैं। ए कॉज बीज डेथ, ये आ गया कल्पेबल होमिसाइड, मानव वध हुआ कि नहीं हुआ है। और ए इंटेंडेड टू कॉज द डेथ, ये दूसरा फैक्ट इन इशू है। अगर इंटेंशन है तो वो कहां जाएगा, मर्डर में जाएगा, ठीक। और तीसरा, ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब वहां तक जाइए कि उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसको थी, इसलिए उसने मर्डर कर दिया। यहां कहां जा रहे हैं, एक्सेप्शन में जा रहे हैं। तो एक्सेप्शन इज ऑल्सो ए फैक्ट इन इशू, राइट। क्या टाइम हो गया सर? अभी तो 5 बजे 5 बजे हैं। 5 मिनट इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू आंसर ए क्वेश्चन में। कल बात रह गई थी अधूरी, और वो प्रोस्टिट्यूट और उसका वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल पर चलता है। हम लोग कल क्या करने लगे, उस फैक्ट्स को सुन के अपना अपना ओपिनियन बनाने लगे। कुछ लोग नैतिकता, सामाजिक सरोकार से उसका आंसर दे रहे थे, और कुछ लोग अपनी बुद्धि से दे रहे थे कि knowingly that he was impotent, he visited the prostitute and failed to satisfy her. अरे you must have gone to a doctor to cure your disease. Were you testing?
ओवर देयर। ये आंसर थे कईयों के, तो कोई भी आ जाए। फर्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट लिख लीजिए, हाउ टू आंसर। फर्स्ट पॉइंट, फॉरगेट द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। लिख लीजिए, तब आएंगे नंबर। और जो मैं अब बोल रहा हूं वो सवाल है 10 नंबर का, ठीक है? लिख लिया, फॉरगेट द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। ये जो अभी हमने दिखाया, कोई एक केस के फैक्ट्स पता चले, ये क्या नाम था, जो सास बहू का था और हस्बैंड को पार्टनर क्रिमिनल, हमें मोटा मोटा फैक्ट पता चल गया कि ये 304B राइट या मर्डर ऑफ द वाइफ से रिलेटेड है, हमें पता चल गया। फॉरगेट द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम नहीं भूले तो तुम आंसर में कैसे नंबर कटवाओगे अपने, ये बताता हूं मैं भी आपको, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। स्टार्ट, सेकंड पॉइंट, स्टार्ट राइटिंग द बेसिक लॉ। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्सप्रेशंस, phrases and unique language words, unique language words in a section to be propounded, interpreted। इनकी इंटरप्रिटेशन कीजिए। और इंटरप्रिटेशन का मतलब नहीं कि आपको चौधरी बनना है, दो लाइन में, सुप्रीम कोर्ट इन सच एंड सच जजमेंट हेड लाइक दिस, ठीक है? अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे आंसर लिखेंगे। एंड देन स्टार्ट राइटिंग आंसर टू द प्रॉब्लम। 5वां पॉइंट, आंसर टू द प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। आपको 10 नंबर का सवाल है और आपने उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दे दिया और ये भी लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फैक्ट्स हैं ये, लीजिए 2 नंबर ले जाइए। कितने मिले? 2 नंबर। मैंने ये 5 पॉइंट बोले ना, ये क्यों? फर्स्ट, फॉरगेट द प्रॉब्लम। हाँ, सेकंड, स्टार्ट राइटिंग द बेसिक लॉ, ठीक है? थर्ड, एक्सप्रेशन, फ्रेजेस एटसेट्रा, राइट? हाँ हाँ, सॉरी, फोर्थ रह गया, ड्रॉ ए कंक्लूजन। Draw a conclusion, draw a conclusion according to which you will decide the problem given in the question। Sorry, हाँ, ये रह गया पॉइंट। पुरानी बात हो जाती है, कभी कभी स्लिप कर जाती है दिमाग से। और 5वां पॉइंट है, स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 5वें पॉइंट पर लिख करके आप एग्जाम हॉल से बाहर आए, बड़े खुश हुए आप, हैं भाई तूने क्या आंसर लिखा? मैंने तो लिखा ये मर्डर। खुश हो गए, मैंने भी लिखा है, हो गए, ले लो 2 नंबर ले जाओ। हर पॉइंट के 2 नंबर हैं, तो लास्ट में अगर आपने सही आंसर भी लिख दिया तो 10 में से कितने मिले? 2। ठीक है। और जिस हिसाब से ये मैंने फॉर्मेट दिया, इस पे आप चले। मान लीजिए आंसर गलत है, कितने नंबर कटे? 8 तो मिलेंगे। ट्राई टू अप्रिशिएट। फॉरगेट द प्रॉब्लम आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम का मतलब है आपको बेसिक पता चल जाएगा कि ये जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से आई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आई है, या आईपीसी से आई है, ये वहां का इस सेक्शन का मामला है। ठीक है कि नहीं? सेकंड मैंने क्या कहा? स्टार्ट राइटिंग द बेसिक लॉ। इस प्रोस्टिट्यूट वाले केस में कहां से बेसिक लॉ स्टार्ट करोगे? एनीवन? तो कहिए इसमें मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ? बेसिक समझ में आ गया कि मर्डर का केस है, हैं? 302 से डील होगा। 302 किस पे आधारित है? अरे आईपीसी में तो है। ऑन व्हाट इट डिपेंड्स? अरे भैया इट डिपेंड्स अपॉन 299। मानव वध होगा जब ही तो मर्डर होगा। एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, बट एवरी मर्डर इज ए कल्पेबल होमिसाइड। तो कहां से शुरू करोगे? 2 लाइन 299 की लिखी कि द बेसिक लॉ रिगार्डिंग इस स्टार्ट फ्रॉम 299 आईपीसी इन विच
the culpable homicide has been defined. And culpable homicide, when much more in degree, where there is a difference of degree, then it comes under section 300. When the result of death is likely result, it is 299. When it is most likely to be result, it comes under 302. किस केस ने कहा ये? एक केस की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं यहां बैठ के अक्सर अपने वर्ड्स कम बोलता हूं ताकि किसी को कोई आपत्ति ना जाए ये क्या बकवास कर रहे हो जी आप। ये मैं डिसाइडेड फैक्ट दे दूंगा। बहुत पुराना केस है और जिसको हम स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, रैग वर्सेस गोविंदा का केस है ये। गोविंदर पुनैया दो बालक पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, पुनैया तो एक लाइन, हाँ एक लाइन, that this is the degree of accuracy of the intention या aggravated form of the intention that 299 comes into 300. यही रैग वर्सेस गोविंदा में लिखा। It was held long back by the Privy Council in रैग वर्सेस गोविंदा. No need of writing citation. R वर्सेस गोविंदा, ठीक है। रेगिना वर्सेस गोविंदा, R का मतलब क्या है? रेगिना, राइट। क्वीन कहते थे, बाद में वो क्वीन एम्प्रेस के नाम से केस हो गए थे, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब आप लाए कि 302 मर्डर के इंटेंशन क्या है, फर्स्टली क्या है, सेकेंडली क्या है, थर्डली क्या है, फोर्थली क्या है, राइट। एक्ट ऑफ दिस पर्सन in committing the death of the prostitute is almost covered in all the firstly, secondly, thirdly and fourthly. अरे तू गला दबा रहा दूसरे का, तेरी नॉलेज तो है कि मर सकता है आदमी, तेरे से कमजोर है, यू आर हेड एंड हर्टिंग, और आप उसका गला स्ट्रैंगुलेशन करे जा रहे हैं, मर सकता है आदमी रुकने से, है तो सही आपकी नॉलेज में। तो फोर्थली में भी ये कवर होता है 302, सर्टेन नॉलेज है, ठीक है। आप इसको डिस्कस कीजिए, लिखिए इसके बारे में। Then you will write that IPC provides certain exceptions to the offense of murder and culpable homicide. Right? अब 330 में आता है, secondly में आता है, the injury is sufficient in the ordinary course of the nature to cause death. ये वर्ड्स हैं कि नहीं? एक्सप्लेन कीजिए किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजमेंट से, व्हाट इज सफिशिएंसी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर टू कॉज डेथ। 50 लाइनें नहीं लिखनी है, 5 मिनट का टाइम है, 6 मिनट का टाइम है एक आंसर देने का। बी कमर्शियल, बी परफेक्ट इन योर अप्रोच। 2 लाइन में लिखिए कि दिस sufficiency of the injury in the ordinary course of nature to cause death has been explained by the Supreme Court like this. खत्म। बताता हूं क्यों। एग्जामिनर को यह पता चले, एग्जामिनर्स को एक सेट वो दिया जाता है, समझिए आंसर, कि जो आंसर इसके नजदीक आए तो आप लीनियंटली उनकी मार्किंग करें। एग्जामिनर को आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि आई नो द होल लॉ राइट फ्रॉम 299। अब आप 300 के एक एक वर्ड्स के ऊपर आ गए। नॉलेज की सर्टेनिटी है, या 300 सेकेंडली, 300 थर्डली, इंजरी सफिशिएंट कोर्स ऑफ नेचर, ये भी कहा गया है। थर्डली में कहा गया है द इंजरी इन्फ्लिक्टेड मस्ट हैव बीन इंटेंडेड बाय द एक्यूज्ड, ये भी वर्ड समझिएगा। मारने में छाती में गया था लेफ्ट साइड पर ताकि कलेजे में चक्कू चला जाए और वो पड़ा उसके पेट में, तो ये 330 में कवर नहीं होगा, बिकॉज इंजरी इन्फ्लिक्टेड वाज नॉट इंटेंडेड बाय द पर्सन। वो इंटेंशन में ये करके गया था, इतनी बारीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको इसके ऊपर मिलेगा जो बताएगा कि क्या फर्क है इंजरी इंटेंड करने में। तो इसको आप फोर्थली में ले जाइए। उन्होंने नॉलेज में ले गए इसको कि तेरी नॉलेज में तो था कि चक्कू कर कलेजे में नहीं जा रहा और पेट में जा रहा, तो मर तो सकता ही आदमी। क्लियर? ये आपने एक्सप्लेन किया किसको, फ्रेजेस को। व्हाट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इंजरी की सफिशिएंसी क्या है, फिर इंजरी इंटेंडेड मस्ट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, या इन्फ्लिक्टेड इंजरी मस्ट हैव बीन इन द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज। ये चीजें आपने एक्सप्लेन कर दी। अब आप आइए नेक्स्ट पैरे पर, नेक्स्ट 4 लाइनों पर, उसमें आप एक्सेप्शंस डिस्कस करें। एक्सेप्शन 3 है, 2 है, कितना है, कौन सा है? ग्रेव एंड सडन प्रोहिबिशन, पहला ही है। हाँ,
पहला ही एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। आजकल ये विनोद जी ने मेरे को यहाँ बुला करके वो कर दिया, मैं वैसे खपा हो गया था, पढ़ाई लिखाई मैंने बंद कर दी थी रिटायरमेंट के बाद से। एक आध वो जजमेंट जबरदस्ती आ जाते हैं लाइव लॉ वगैरह के, वो तो मैं पढ़ता रहता हूँ लेटेस्ट के लिए, लेकिन मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, इसलिए स्लिप है दिमाग से। लॉ कंस्टेंट रिवीलिंग, कंस्टेंट टच का काम है, राइट। अब आपने लिखा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मैंने कहा था फ्रेज, लैंग्वेज, यूनिक वर्ड्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, राइट। ग्रेव एंड सडन, ग्रेव रिजल्ट कर रहा है इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी ऑफ माइंड ऐसी हो गई थी कि जिसको वो सेल्फ कंट्रोल से बाहर निकल गई उससे। और सडन इज रिलेटिंग टू टाइम, द मोमेंट ही टुक एन एक्शन, overt act in causing an injury to the deceased, whether it was pre-planned or whether there was sufficient time to regain his senses, to regain his self-control. Cool down. वाइफ पैरामूर के साथ बिस्तर में देखी हस्बैंड ने, बाहर गया और वहां से लाया एक रिवॉल्वर या चाकू और उसको मारा और बोला जी देखो, अपनी वाइफ को दूसरे पैरामूर के संग देख करके कौन आदमी होगा जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ना जाए। इज इट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन? द फैक्ट इज व्हाई he searched for a knife. It goes to your intention that you wanted to kill her. Clear? अब जो नानावती का आपने केस पढ़ा है उसमें सारा पढ़ा, उसमें ये नहीं पढ़ा आपने कि what is sudden time gap should not be there. ये लिखेंगे आप आंसर, so that the peasants may cool, so that there is a regain of senses. ये वर्ड यूज किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, यू शुड राइट इट इन योर आंसर। ये तो हो गया। एंड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो उन्होंने ये वर्ड लिखा है इसमें नानावती के केस में, इन इंडिया, यहां से चलता है वो पैरा, इन इंडिया वर्ड्स एंड जेस्चर्स आर ऑल्सो गिविंग ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। व्हाई दे से इन इंडिया? बाहर के लोग वो क्या कहते हैं, ऐसे उंगली उठा देते हैं, उसका कुछ गलत अर्थ लेते हैं, वो इंडिया में बड़ी जल्दी इंपोर्ट होके, चाहे वो 14 तारीख का मनाते हैं, क्या मनाते हैं वो, वैलेंटाइन डे हो, और चाहे उंगली उठाने को, हम बड़ी जल्दी इंपोर्ट करते हैं उसको। क्यों? बाहर से आई है ना, तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, नहीं पिछड़ जाएंगे हम जो है सभ्य समाज के आदमी नहीं हो सकते जब तक हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम रेस में पीछे हैं। आप इसको ये बताइए कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इन इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट इन नानावती's case says that besides the real facts of the case, right, in India words and gestures are also sufficient to cause the grave and sudden provocation। उन्होंने खाली इंडिया के लिए कहा। कल मैंने एक साउथ के जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था कि उसने पूजा की थाली एंटी क्लॉक डायरेक्शन में उसके घुमा दी, जिसका मतलब होता शादी खुल गई। उसने वही जो उसके हाथ में शकल था उसने दे के मारा और गर्दन उड़ा करके जमीन पर फेंक। He was giving the benefit of sudden and grave provocation. This says इंडिया में वर्ड्स और जेस्चर्स, गाली देना, जेस्चर करना, राइट। और इससे भी ज्यादा जरूरी है प्रोवोकेशन, लिख लीजिए, शुड नॉट बी सेल्फ सॉट। करेक्ट। आप दूसरे की नाक हिला रहे हैं हाथ से पकड़ के, वो कह रहा है भाई मान जा, भाई मान जा। एक हद इतनी आ गई कि आपने उसकी बिल्कुल ही नाक तोड़ने के लिए वो लाना शुरू कर दी, उसने पकड़ा, आपकी घेटी दबा दी, राइट, गला दबा दिया। सेल्फ सॉर्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको प्रवोक करूं, ये उठेगा तो मारूंगा। दिस इज मर्डर, इंटेंशनल मर्डर। व्हेन यू आर प्रोवोकिंग हिम यू आर कमिटिंग मर्डर। नाउ आफ्टर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको वो मत समझना, तो गॉस्पेल ट्रूथ मत समझना कि कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए। आप एक लाइन में अपना कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। द लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट इज दैट इफ ए पर्सन हैज कमिटेड द मर्डर एंड इफ ही इज क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ exception of the grave and sudden provocation, the above said requirements are essential, and any case is to be decided on the above said, above referred essential ingredients, right? Coming to the case, instant case, उसके लिए word क्या है?
instant case. Coming to the coming to the problem given in the question as an in the instant case, right? The test laid down in Nanavati's case, ये लिख चुके होंगे आप, इसलिए इसको पढ़े. Nanavati case is objective. Judge should be objective. Judge should not think of subjective manner. वो क्या नाम था उस हीरोइन का, वो चार्ल्स आए थे, प्रिंस जो राजा बन गए इंग्लैंड के, उनको चूम लिया, सारी बंबई में हंगामा मच गया. अरे उनके यहाँ किस करना अभिवादन है, विश करना है, और यहाँ हंगामा हो गया. उसका क्या पद्मिनी कोल्हापुरी थी नाम है उसका. कौन? नहीं शिल्पा शेट्टी ऐसे काम नहीं कर सकती. वो आपको किस कर सकती है, बट नॉट टू द चार्ल्स. ठीक है, एज ए किंग. तो वो चार्ल्स को पद्मिनी कोल्हापुरी ने किस किया था और वो हंगामे का कारण बना. यानी नैतिक मापदंड जो सोशल और आपके नॉर्म्स के मापदंड हैं, वो स्पेस के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से बदलते चले जाते हैं. इंग्लैंड में दिस इज नॉर्मल, इंडिया में इस बात पे हंगामा मच गया. ये बात मैं कोई 20-25 साल पहले की कह रहा हूं, राइट? तो इस बात को लेते हुए आप लिखेंगे कि टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव. जस्ट शुड रिमेन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? जस्ट शुड पुट हिमसेल्फ इनटू द पोजीशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड देन थिंक दैट वेदर in his position he would have been provoked in the same manner, looking at the stature, station and way of life of that accused. Stature, station and way of life that accused. ये लिखा नानावती केस में. तो यहां इससे डिफर करने वाले कि he should have gone a doctor. A prostitute is not supposed to be a testing lab, whether I'm impotent or whether I'm potent. ये लिख दिया आंसर. Hence, benefit of sudden grave provocation should not be given. This is morally wrong, and the person knowingly that he is incapable of doing a thing, tried to do a thing, and resultingly he killed the person. ये आंसर आपने लिख दिया. दूसरा पक्ष, putting the objective test, when the prostitute was jeering and mocking her private parts and calling him by names, her hands immediately moved towards her neck, strangulation, death. He didn't search for a weapon, he didn't go anywhere, he didn't seek the help of another person or any device. He has not applied. Direct action overtaken, resulting into death of a person. Considering the test of objectivity, the benefit of provocation must be given to this person. लिख दिया. जो एग्जामिनर को समझ में आए तो ध्यान रखना, उसको जो समझ में आ रहा है उसके तो 10 में से 9 हो गए, 10 में से 8 हो गए. और जिसका मेरा आंसर समझ में आया, ये 2 नंबर काट ले, तू 8 में से दे दे मुझे, तो 6 6.5 तो आए. आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर देने पे आप जो पूछना चाह रहा है, आपकी नॉलेज क्या है इस बारे में, उस नॉलेज को आप छोड़ देते हैं. ठीक है, कार्ड देखूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे दूंगा इसी तरह का, यह हर जगह अप्लाई होगा. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉब्लम दे दी. अगेन आपको पता चल गया ये सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है. पार्टीज आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग, व्हाटएवर इट मे बी. ठीक है, ये उसके ऊपर है. फॉरगेट द प्रॉब्लम, स्टार्ट राइटिंग द बेसिक लॉ. वहां बेसिक लॉ लाइए, और अब ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इसकी बात करता है, ये इस चैप्टर में आता है, और इस चैप्टर को लेजिस्लेचर ने इसलिए इंसर्ट किया था. लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये थी इसके पीछे, ये इंटरप्रेट करना. पता चले एग्जामिनर को कि यू नो द लॉ, माय आंसर में बी रॉन्ग, कोई डर नहीं है. अगर यही होता तो ये डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठे हुए? व्हाई देयर इज अ हायरार्की? अगर एक ही सही होता तो. अपने आंसर पे मत जाइए, एंड नेवर डिस्कस योर आंसर. डिस्कस ये कि तूने कौन कौन सा लॉ किया. आप सहेली से, अपने दोस्त से डिस्कस करना चाहते हैं एग्जाम के बाद, आप डिस्कस कीजिए कि आपने कौन कौन सा लॉ लिखा. डोंट डिस्कस व्हाट इज द आंसर, क्योंकि आपका दोस्त अथॉरिटी नहीं है ये बताने के लिए कि ये इसका आंसर है. गेटिंग इट? इस तरह ये फेलियर का कारण है. कोचिंग वाले सिर्फ ये बातों को ऐड कर देते हैं और इसके कारण वो अपनी दुकानें चलाते हैं. इतना फर्क है. कोई बताने वाला तो हो कि भाई कैसे लिखने जाऊं मैं आंसर, हाउ टू स्टार्ट. लॉ सारा पढ़ लिया, रट लिया, सब कुछ तैयार है, लेकिन बताएं क्या?
एक्सेप्शन तो और भी है मर्डर के, लेकिन उनको डिस्कस करने के लिए मैंने नहीं कहा। जिस मोटी मोटी बात दिमाग में आ गई कि ये मर्डर का केस है और उसमें मैं वो बेनिफिट ऑफ सडन एंड ग्रेट प्रोवोकेशन मांग रहा है, आप उसी पे कन्फाइन कीजिए, उसी को लॉ को डिस्कस कीजिए इन 5 पॉइंट्स। आप देखेंगे रिजल्ट बढ़िया है। ये चीज को लाई आप उसको जब लिखेंगे आप, इन इंडिया वर्ड्स एंड जेस्चर्स आर आल्सो मटेरियल टू सी एज टू वेदर वाज अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन और नॉट, ये लिखेंगे आप तो उसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि यू हैव स्टडीड इट, यू नो द लॉ। माय आंसर में भी रॉन्ग, काट लो 2 नंबर। तो अब 2 नंबर की तरफ जाते हैं, 8 नंबर का सवाल छोड़ देते हैं प्लीज। मान लो उस क्वेश्चन का पढ़ के आंसर नहीं पता, लेकिन तुम्हें लॉ तो पता है कि ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में यहां आता है, ये बात यहां आती है, ये बात यहां आती है, उसी को लिख मारो तो आप 0 नहीं होंगे, निल नहीं होंगे। क्या इस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं पता, यार ये कहां से पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, ये तो पढ़ाई नहीं था। लेकिन उस तरफ आपने मोटा मोटा तो समझा हुआ है, आप उसी चीज को लिखिए। क्यों कि प्रैक्टिकल में सारे जजेस, सारे लॉयर्स, सारे जूरिस्ट जो बढ़िया, वो क्या कहते हैं, ए लॉयर मस्ट नॉट नो द लॉ, ए लॉयर मस्ट नॉट नो द लॉ, बट ए लॉयर मस्ट नो वेयर द लॉ लाइज। मवक्किल आया, एक अद्भुत प्रॉब्लम लेके आया, तो हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए कि लॉ कहां मिलेगा। ये पहला प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल लॉयर के लिए कहा गया है, क्विक टू रिमेंबर, क्विक टू फॉरगेट। एक ने तुम्हारी इतनी खिल्ली उड़ाई और बेल एप्लीकेशन की तैसी कर दी, 4 गाली भी सुनाई जज को, जज ने वकील को, ठीक है। और दूसरी अदालत के अंदर एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में लगी हुई या बड़ा मुद्दा लगा हुआ है। तो अगर आप इसमें लिपट गए, माइंड में ये रह गया, तो वो दूसरा केस आपका खराब हो जाएगा। इसलिए क्विक टू फॉरगेट एंड क्विक टू रिमेंबर। जब अगली बार जज की अदालत में जाओ तो रिमेंबरेंस पूरी होनी चाहिए, इस तरह पिछली बार ये करा था, अब ले भाई तू, अब मैं तेरे को तेरे तरीके से टैकल कर। ये ध्यान रखना, ये व्यवहार की बातें हैं। तो ये 2-3 प्रिंसिपल हैं, उस पर आप इसको कर लें। हमने आप तक फैक्ट इन इशू का देखा, डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, नेक्स्ट क्लास में कर लो सर, 1.5 घंटा हो गया टाइम। हो गया टाइम, चलो।